इस मैनुअल तो हम कर रहे हैं अपना फिज़िक्स का सीरीज़ कंटिन्यू, जिसमें हम कर रहे थे लेक्चर 4 मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे बट काफ़ी टाइम हो गया। एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं फिर मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर पे। तो हमने देखा था मोशन ऑफ प्लैनेट, जैसे आप मूव करते हो आपके प्लैनेट्स में मूव करते हैं। प्लैनेट्स आपके दो टाइप से मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? एक रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सन के अराउंड। एक रोटेट करते हैं अपनी ही एक्सिस पे। तो रिवॉल्यूशन की डायरेक्शन क्या है हमारे प्लैनेट्स की? यही क्वेश्चन ही आता है आपका। वेस्ट टू ईस्ट है और एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आपके प्लैनेट्स रोटेट भी कर रहे हैं अपने एक्सिस पे, जैसे देख सकते हो अर्थ रोटेट कर रहा है। अर्थ की एक्सिस क्या है? 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। अर्थ भी रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे। अब रोटेशन की डायरेक्शन क्या है? तो हमारे 6 प्लैनेट्स जो हैं वो रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट ही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ही रोटेट करते हैं, ठीक है। बट दो प्लैनेट हैं, वीनस एंड यूरेनस, जो ईस्ट टू वेस्ट एंड क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ओके। अब सैटेलाइट टॉपिक है। तो सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट होता है कोई भी चीज़ जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। दो टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, एक आर्टिफिशियल होती है, एक नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या हो गया? जो हमने खुद से लॉन्च की है, ठीक है। नेचुरल क्या हो गया? जो अपने आप एग्जिस्ट करती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जांपल ले सकते हो आप, इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट है कम्युनिकेशन के लिए, स्टारलिंक, जो इनने कर रखा है। और नेचुरल का ले सकते हो जैसे आपकी अर्थ का हो गया मून, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है? तो उसका आंसर आपका होता है मर्क्यूरी एंड वीनस, 0 0, ठीक है। पहले दो जो प्लैनेट है उनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अब पहले देख लेते हैं अर्थ की कितनी है, 1 है। मार्स की कितनी है, 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसकी है? तो जनरली हम लोग का लॉजिक के हिसाब से हम ये कहेंगे जुपिटर की है। क्यों? क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा है। बट सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जुपिटर की नहीं है। जुपिटर के बाद जो नेक्स्ट प्लेनेट आता है सैटर्न, उसकी है 83 है, ठीक है। हमारे जुपिटर की 80 है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी सैटेलाइट, लार्जेस्ट सैटेलाइट किसकी है? तो इसका आंसर आप लॉजिकली मतलब दे सकते हो कि सबसे बड़ी किसकी है? जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट, उसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट भी है गैनीमेड, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड ऑफ जुपिटर। अब हम कर रहे हैं केपलर्स के लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो इससे क्वेश्चन कोई खास आता नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, तो केपलर ने 3 लॉ दिए थे। उसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो आपको सर्कल सबको ड्रॉ करना आता है। ये सर्कल हो गया, उसका एक सेंटर होता है, ठीक है। वैसे एक और फिगर होता है, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, ये एलिप्स, ठीक है। एलिप्स, एलिप्स कैसे होता है? यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है, एलिप्स। तो एलिप्स क्या होता है? एलिप्स के दो फोकाई होते हैं, ठीक है, F1 F2, दो फोकाई होते हैं, ठीक है। कैसे डिटरमाइन करते हैं ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल दो फोकाई होते हैं। उनमें से अगर आप ये F1 ले लो तो इस F1 पे हमारा सन रहता है, ठीक है। क्या कहना चाहता हूँ मैं, समझाता हूँ। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारा सन है और सारे के सारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में उसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं ये दिखाता हूँ। हमारे प्लैनेट्स एक्चुअली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया इलिप्स होते हैं, दो फोकाई होते हैं, एक फोकाई पे सन है। F1 पे हमेशा सन रहेगा आपका, एक सेकंड। ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, ठीक है। ये दो फोकाई हो गए F1 F2 इस इलिप्स के। F1 पे हमेशा सन रहता है। अब इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे के सारे प्लैनेट्स, ये हमारा अर्थ जैसे आपको दिख रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट सॉरी रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। वैसे ही आपका नेक्स्ट प्लैनेट ले लो, मार्स जो हो गया, वो भी ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा सन के। तो यही केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द टू फोकाई, ओके। सेकेंड लॉ देखते हैं हम केपलर का। तो केपलर का सेकेंड लॉ कहता है कि जैसे ये आपका सन दिख गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सन है। तो मान लो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। अर्थ कैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करे? वेस्ट टू ईस्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो आपका अर्थ यहाँ पे था, ठीक है। अब मान लो 5 घंटे में आपका अर्थ यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अब इसको सन से ज्वाइन कर दो,
इस पूरे पॉइंट्स को, ठीक है, ये जो जो आपके बने हैं इनको सन से ज्वाइन कर दो। जो ये एरिया बना आपका एरिया 2, इसको भी मार्क करके रखो एरिया 2, ठीक है। अब हम अर्थ घूमते 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 आपका यहाँ पे पहुँचा है, ओके। तो मान लो 5 घंटे में, अभी अर्थ यहाँ पे था, 5 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचा है आपका अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एरिया बना होगा, ज्वाइन कर लोगे आप तो, ठीक है, ये एरिया एक बना। तो केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि ये एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल होंगे, ठीक है, एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल होंगे, ओके। अब ये कब पॉसिबल है एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल हो? जब 5 घंटे में ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया होगा तभी पॉसिबल है, ठीक है। अगर 5 घंटे में मान लो आपका अर्थ जो है इक्वल रिवॉल्व कर रहा है, 5 घंटे में 100 किलोमीटर मान लो रिवॉल्व किया है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, केपलर का सेकंड लॉ फॉलो नहीं कर रहा, केवल 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर लिखते हैं, यहाँ पे भी हम 100 किलोमीटर्स लिख देते हैं, ठीक है। 100 किलोमीटर क्या होता है, तो ये आपका कुछ बना होता है, ठीक है। तो क्या ये और ये पॉसिबल है कि इक्वल हो? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। कब पॉसिबल होगा? जब ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया होगा, ठीक है, 5 घंटे के अंदर ही। तो केपलर का सेकंड लॉ यही कहता है, द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब प्लैनेट हमारा सन के पास है तो वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होगा उतनी देर में, यानी फास्ट दौड़ रहा होगा, ठीक है, फास्ट एरिया ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या निकलता है कि जब वो प्लैनेट सन के पास होगा तो वो ज़्यादा स्पीड में रिवॉल्व कर रहा होगा, ओके। जब दूर होगा तो वो स्लो स्पीड में रिवॉल्व कर रहा होगा। ये केपलर के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हो। सो थर्ड लॉ को देखते हैं। सो थर्ड लॉ में आपको ये बताया हुआ है, एक्चुअली उससे पहले एक क्वेश्चन बताओ। अगर ये सन है, यहाँ पे आपका मर्क्यूरी हो गया, यहाँ पे नेपच्यून हो गया, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा प्लैनेट कितने जल्दी सन के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है, कितना टाइम लेगा रिवॉल्व करने में, ठीक है, कौन ज़्यादा तेज़ रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियस होगा, जो सबसे पास है वो ज़्यादा जल्दी रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड, ठीक है, ये चक्कर पूरा ज़्यादा जल्दी करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा मर्क्यूरी ज़्यादा जल्दी करेगा कंपेयर टू नेपच्यून। तो यही थर्ड लॉ आपका कहता है केपलर का। तो अगर आप इसको ऑर्बिटल पीरियड कह दो, जो टाइम पीरियड है इसने लिया रिवॉल्व करने में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्यूब कर दो। तो यही आपका केपलर का थर्ड लॉ हो गया। स्टेटमेंट दिखाता हूँ मैं, ये आपका थर्ड लॉ हो गया, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ देयर मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि जो प्लैनेट सन के पास में है वो ज़्यादा जल्दी उसका ऑर्बिटल पीरियड जो है वो कम होगा, ठीक है। पीरियड ऑफ अ प्लैनेट टू ऑर्बिट द सन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दो नाम और हैं जो आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं जिससे आपको कई बार कन्फ्यूजन हो जाए। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। तो न्यूटन ने ये लॉज दिए थे हमारे 17th सेंचुरी में, ओके। क्वेश्चन आया हुआ था एक बार ऐसे भी कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी थी, ओके। तो न्यूटन ही इसका आंसर होगा। तो लॉ देख लेते हैं पहले। तो लॉ आपका सिंपली ये कहता है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, B1, यहाँ पे बॉडी 1 है और यहाँ पे दूर पे कहीं बिग साइज ले लो B2 है, ठीक है। तो ये दोनों एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ओके। वो फोर्स होता क्या है, F इज़ इक्वल टू, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2 है। तो F इज़ इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय इनका डिस्टेंस मान लो r है, ठीक है, r स्क्वायर। तो ये आपका सिंपली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। इसकी वैल्यू ये हो गई, F क्या हो गया, G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये G क्या है, तो G है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद करनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये नोट्स में आपके लिखा होगा यूनिट।
तो ये फोर्स कौन सी हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर इन दोनों बॉडीज़ में से मान लो एक अर्थ हो गया, ठीक है, m2 को मान लो ये अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ हो गया, और m1 कोई बॉडी है, ठीक है। तो अब जो ये अर्थ हमारा उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह शॉर्ट फॉर्म में ग्रेविटी कह देते हैं। ओके, तो जहाँ पे भी आपको ग्रेविटी टर्म दिखे, इसका मतलब है कि अर्थ जो फोर्स लगा रहा है किसी बॉडी पे, उसको हम ग्रेविटी कहेंगे। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की स्टेटमेंट है, यहाँ पे पढ़ सकते हो इसको। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रह्मगुप्त ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो न्यूटन ने हमारे 17th सेंचुरी में अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ब्रह्मगुप्त ने उससे पहले 7th सेंचुरी में कहा था कि सारे के सारी चीज़ें, प्लैनेट्स, इवन जो भी एग्जिस्ट करता है, सन, स्टार, सेलेस्टियल बॉडीज आपकी सारी की सारी अर्थ के अराउंड ग्रेविटेट करती हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप अच्छे से इसको याद कर लो, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करो, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा फर्दर, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगा रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स की ये वैल्यू हो गई। आर क्या है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। जो इसमें जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। फिर इसमें एक फैक्ट आपको बता दिया ब्रह्मगुप्त वाला, आगे मूव करते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ जान लो, आपको पता है कि जो हम लोग हैं, हमारा वेट कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। हमारा मास क्या है, वेट क्या है, पहले ही मैंने बताया हुआ, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारे ऊपर फोर्स लग रही है, जिस फोर्स से हमें अर्थ हमें खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, वही हमारा वेट होता है, उसी को हम वेट डिफाइन करते हैं। मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे अंदर मैटर है, ठीक है। वेट क्या हो गया हमारा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन आवर बॉडी। उस फोर्स को हम डिफाइन, फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हमारे बॉडी पे जो लग रहा है वो हो गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इंटू जी। जी हमने पहले भी किया हुआ है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो एक्सीलरेशन जो अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर आप यहाँ से थोड़ी हाइट से ऊपर से जंप करते हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ करते जाएगी, ओके। जैसे जैसे आप अर्थ के पास आओगे इंक्रीज़ करते जाएगी। वो इंक्रीज़ क्यों कर रही है, क्योंकि आपके ऊपर एक एक्सिलरेशन लग रहा है स्मॉल जी, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी जो है इसको एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। स्मॉल जी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें क्या नेक्स्ट टॉपिक देखना है, इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो अर्थ लगा रहा है, वो एम जी हो गया, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से उसको आपने डिफाइन कर दिया तो क्या हो गया, जो ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कहेगी, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू आपका मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे एम और एम कट गया, तो क्या बचा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला बच गया आपका। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर या आपके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। यानी आपका मास 50 kg है, 60 kg है, आप ऊपर से जंप कर रहे हो, ठीक है, और एक और कोई बंदा है वो 100 kg का है, वो भी जंप कर रहा है, तो दोनों में जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा वो सेम प्रोड्यूस होगा, ओके। यानी दोनों की जो वेलोसिटी है नीचे गिरते हुए वो सेम आएगी, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा थोड़ा टर्मिनल वेलोसिटी है, आप इन दोनों को रिवाइज करके रखो क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ ग्रेट डे।